सभी को नमस्कार। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। सर तो नमस्ते सर। बेसिकली ये नमस्कार नमस्कार सभी को, सभी किसान भाई और मेरे टीम के साथियों को नमस्कार। तो बेसिकली आज जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मतलब बारिश अपने लास्ट स्टेज पे और सोयाबीन की हार्वेस्टिंग कहीं कहीं शुरू हो गई है और जी। कहीं कहीं पर अभी मतलब होना है। तो जो आज का जो हमारा कृषि चौपाल का साप्ताहिक कृषि चौपाल का जो विषय है वो प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सोयाबीन है। मतलब सोयाबीन में कटाई के पहले और कटाई के बाद क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे साथ और भी वैज्ञानिक लोग जैसे सुबोध जी हैं, ललित है, या और भी हमारी टीम के लोग हैं, तो हम मिलके सारी समस्याओं के हल पर बात करेंगे, है ना। रवि है ना। इस तरह से सभी लोगों के साथ मिलके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का जो हमारा प्लेटफॉर्म जो पहले चलता था उसको हम कंटिन्यू करें। तो आज जहाँ से हम ये प्रसारित कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ने एक स्मार्ट एग्री हब बनाया है, जिसको हम जो भरतखंड एफपीओ के साथ मिलकर हम जो सेल्फ रेवेन्यू मॉडल पे काम कर रहे हैं, या जिस जैसे से आप लोगों को ये चीज पता चलेगी उसके उसमें बेसिकली तकनीकी सहयोग करने के लिए और फार्मर के डोर स्टेप पर सर्विसेज उपलब्ध कराने के हिसाब से ये कार्यक्रम में हम इसको वैल्यू ऐड करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और मैं अपने टीम के लोगों को भी से बोलूंगा कि जो भी खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, या जो भी हमारा जो टेक्निकल आप ये मंच है, इसके माध्यम से आप किसानों तक पहुंच बनाएं और उनकी सॉल्यूशन दें। तो इस कार्यक्रम को अब शुरू करते हैं। तो ठीक है, मैं फोन कर रहा हूँ। जी जी। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। जी सर, देख रहे हैं। सर देख पा रहे हैं। सेकंड बढ़ाना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो भी हमारे टीम के लोग फील्ड में आते हैं उनकी फोटो भी यहाँ आ जाती है। सोयाबीन की कटाई से पहले और कटाई के बाद का प्रबंधन, इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ सुबोध जी हैं और ललित यहाँ पर हैं, जो भी किसानों के प्रश्न होंगे उनके जवाब हम कोशिश करेंगे कि सभी के किसान के और टीम के भी जो भी इससे खेती बाड़ी संबंधी जो भी अभी रबी में समस्याएं आ रही हैं उन पर हम निदान कर पाए। तो नेक्स्ट। तो बेसिकली अभी जो अपनी फसल में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर फलियों में दाने भर गए हैं, वहां पर जो हमको कवकनाशक जो फंजीसाइड है उसको छिड़काव करने से गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। और जो रोग है, यदि मान लो कोई रोग आ रहा है इसमें, बैक्टीरियल ब्लाइट वगैरह आ रही है, तो वो अपन उसका निदान कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डोजेज है वो टेविकोनोजोल 625 मिली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, टेविकोनोजोल प्लस सल्फर प्रति 1 किलोग्राम हेक्टेयर, पायरोक्लोस्ट्रोबिन 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर अगर पहले से उर्वरक नहीं डाले हैं तो 2% यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं, ये रिकमेंडेशन है। फिर बीज के चिन्हित क्षेत्र में जहाँ भौतिक और जैसे जो लोग अपनी नई नई वेराइटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यदि बीज के रूप में उसको रखना चाहते हैं सोयाबीन को, तो उनको भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता के लिए जो रोगिंग करना होता है। रोगिंग मतलब होता है जो अन्य टाइप के पौधे हैं, जैसे मान लो एक वेराइटी आपने 9305 लगाई है, उसमें यदि जेएस 335 का पौधा है तो वो पौधे को निकालना है, क्योंकि नहीं तो उससे पूरा बीज दूषित हो जाता है। तो इसको हम लोग अनुवांशिक शुद्धता बोलते हैं। उसके अलावा जो बीट्स के पौधे हैं इन सबको निकालना, पत्तियों के आकार, फूल के रंग, फलियों पर रोए के आधार पर हम जो अन्य तरह के पौधे हैं उनको निकालते हैं, जिससे कि हमारा बीज प्रॉपर बन पाए। यदि दाना भर रहा हो तो जमीन में पानी की कमी ना होने पर, तो पानी तो अभी गिर रहा है और इस सप्ताह पूरी बारिश होने की संभावना है, जैसे क्या आप लोगों को सलाह के माध्यम से भी मिली है। ये सप्ताह और बारिश होगी। राजस्थान में सिर्फ अभी गुरुवार और शुक्रवार तक ज्यादा बारिश है, उसके बाद फिर बारिश बहुत कम होने वाली है ना।
अभी इस समय पे जब बहुत ड्राई स्पेल के बाद बहुत सारा इल्लियों का प्रकोप आया, तो इल्लियों के प्रकोप की आगे बात की जाएगी। और कोई भी मतलब इस स्टेज में कोई भी ग्रोथ प्रोमोटर अवांछित रसायन खेत में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। सोयाबीन की फसल में बीज की गुणवत्ता पर ध्यान रखने के लिए क्या बात ध्यान रखना चाहिए? तो सोयाबीन की फसल में के प्रयास में ये जो अभी समय है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है सोयाबीन को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें ये है कि आप जो दाने का आकार व चमक और जो अगले हमको रखना है बोनी के लिए, तो वो गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो भी हमको काम करना है, जैसे कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जो हम शुरू से जो प्रैक्टिसेस बता रहे हैं कि जो स्टार्टिंग फ्रॉम द सीड ट्रीटमेंट, कि भाई पहले हमको फंजीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से, उसके बाद आपका राइजोबियम से बीज उपचार करना है, उसके बाद आपका बोने का तरीका है। जब ये सारी चीजें जो बताए हुए अनुसार गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अनुसार हम कर रहे हैं खेत में, तो उसके बाद अब समय है जो कि हम जो हमारे प्रयास है उनका फायदा लेने का समय आ गया है। तो इसके लिए हमको जो भी बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए रोगिंग करना है और समय पर कटाई करके और उसकी संभाल करना है। फिर जो एक समस्या अभी अभी तो जैसे जो अर्ली वेराइटी है 9305 है या 9560 है, उनमें जल्दी अभी ऑलरेडी फसल कटने भी लगी है कई कुछ जगह पे। तो एक समस्या आती है सोयाबीन में, फलियों में चटकने की समस्या आती है। तो इसको ध्यान में रखना है हमको। इससे ये समस्या आने से पहले हमको फसल काट लेना चाहिए, है ना। उसके बाद पकने पर 10 दिन का समय देती है, मतलब जो अपना सोयाबीन की फसल है वो अपने को मोस्ट प्रोबली 8 से 10 दिन का समय देती है काटने के लिए। यदि बीज में 13% से कम नमी होने पर संभावना में ये ज्यादा होती है। जब चटकने की समस्या कब आती है? जब बीज में 13% से कम नमी जाती है। कम नमी होने पर नुकसान बढ़ता है, और अगर 9% नमी पर कटाई की जाए तो नुकसान 8% हो सकता है। मतलब यदि ये ज्यादा सूख जाए, 9% से कम नमी हो जाती है, तो ये जो फलियों में चटकने की समस्या है ये बहुत ज्यादा आती है और नुकसान होता है किसानों को। नेक्स्ट। एक और जैसे अभी बारिश हो रही है, तो ये एक समस्या आती है जहाँ पर मैच्योर हो गई है सोयाबीन, वहाँ पर पकी फसल में वर्षा जनित वातावरण के कारण सोयाबीन में ये बीबीपी बोलते हैं इसको, पौधों पर ही बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब फलियों में ही अंकुरन दिखने लगता है। तो इसका कोई सच कोई इलाज नहीं है, पर प्रतिरोधी किस्में लगाकर इसको कुछ प्रतिरोधी किस्में होती हैं जो इसको रोकती हैं, और उसमें मैलिक हाइड्राजाइट या मोल्बिडम का स्प्रे से कुछ हद तक हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन इसको बचाने का तरीका है वो यही है कि अपन समय पर उसकी कटाई इसको करें। जो भी हमको मौका मिलता है, यदि हमारी फसल पक गई है, फिजिकल दैहिक मैच्योरिटी पे आ गई है, मतलब फिजिकल मैच्योर हो गई है, तो हम उसको काट सकते हैं, है ना। तो इसमें ध्यान रखना है, इस समस्या के लिए मैलिक हाइड्राजाइड या मोल्बिडम का स्प्रे हम कर सकते हैं, कुछ हद तक इससे संभव है, बाकी इसका इलाज कुछ ज्यादा है नहीं। आगे जो सोयाबीन की जहां तक हम कटाई की बात करें, तो सोयाबीन की कटाई के लिए जैसे मैंने बताया कि दैहिक परिपक्वता आने पर कटाई करना चाहिए। पत्ते के पीले होकर गिरने व पौधे के सूखने का इंतजार नहीं करना है। हमको वो देखना है दाना और फसल यदि हमारी दैहिक परिपक्वता में आ गई है, बीज की गुणवत्ता अच्छी है, बीज के तो हमको कटाई करना चाहिए। इससे क्या होगा? बीज की गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी। बीज के जो यदि हम अगले साल उसको बीज के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो अंकुरण की क्षमता में कमी नहीं आएगी और उपज में नुकसान नहीं होगा। ये 3 फायदे होंगे यदि हम सही समय पर दैहिक परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए कटाई कर लेते हैं, है ना। कई बार अब हमको ऐसा लगता है कि अभी पूरी पत्ते पीले नहीं हुए, लेकिन उसकी अब हमको फिजिकल मैच्योरिटी देखना है और निर्णय लेना है। कटाई के समय ध्यान रखें कि फसल के साथ साथ खट बरबार कटकर ना मिले। बरसात का मौका देखकर ही कटाई करें, है ना। क्योंकि जब तक मतलब फसल काट के सुरक्षित स्थानों पे ना रख पाए, ऐसे उतना समय मिलना चाहिए किसान को, है ना। हर हर किस्म को अलग अलग काटना प्रशंसित करें। जैसे कि हम लोग शुरू से गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये ध्यान रखना चाहते हैं कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एक से अधिक वेराइटी लगाएं।
तो जब हम एक से अधिक वेरायटी लगा रहे हैं तो उनकी फसल आपस में मिले ना, इसके लिए अलग अलग काट कर हमको उसको संस्कृत करना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद फसल को काट कर खेत में 2 से 3 दिन तक सूखने के लिए धूप लगने दें, जिससे नमी कम हो जाए और गहाई में सुविधा हो। तो जैसे अभी तो मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन अब जैसे 1 सप्ताह बाद मौसम अच्छा हो जाएगा तो फसल को 2 से 3 दिन सुखाना है, धूप लगने देना है, और इससे नमी कम हो जाए और गहाई में सुविधा हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट। तो ये भी इसी में ये वही बातें हैं, बस इसमें 2-3 पॉइंट हो रहे थे। जो अगर बीज की खलिहान पहुंच जाए तो स्वतः बीज झड़ने को छोड़े काटते समय ध्यान रखेंगे फसल के साथ खरपतवार ना आए। और गहाई के लिए जो थ्रेसर की सफाई करके उपयोग करें। गेहूं के थ्रेसर को सोयाबीन की जाली बदलें व पल्ली बदल कर थ्रेसर की ड्रम की गति 400 आरपीएम रखकर करना चाहिए, जिससे कि वो बीज का जर्मिनेशन परसेंटेज प्रभावित नहीं होता। और थ्रेसिंग के बाद बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें और धूप में सुखाएं। इन बातों का हमको ध्यान में रखना है ना। ये मोटे मोटे बिंदु थे जो मैंने बताया आपको। अब गहाई का क्या तरीका है? गहाई सब जैसे आप लोग हडम्बा लगा के करते ही हैं। 3-4 तरीके से गहाई होती है, लकड़ी से पीट कर, ट्रैक्टर के पहियों से, थ्रेसर द्वारा और कंबाइन द्वारा। तो आपको ज्यादातर थ्रेसर या अपने हडम्बा से होती है, तो उसको समय पे ऑर्गेनाइज कर लें, व्यवस्थित कर लें, जिससे कि समय पे वो निकल पाए। अगर अंकुरण, ओजस व बीज के नुकसान के हिसाब से देखें तो सबसे अच्छा तरीका लकड़ी से पीट कर निकालना ही है। अन्य तरीकों से गाय से बीज की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जैसे बीज के लिए जो बचा के रखते हैं ना, तो उसके लिए बोलते हैं कि यदि वो मैनुअल करें तो उससे, अगर सोयाबीन के बीज को रखना है तो सावधानी बरतें। तो बीज उत्पादन के लिए फसल लगाने के पहले ही प्लान, बीज के रूप में हमको यदि हमको रखना है अपना जो उत्पाद है, अपनी जो सोयाबीन रखनी है, तो उसको उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए, है ना। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु थे जो आज इस विषय पे हमने रखे, है ना। इसके अलावा अभी हम रबी की प्लानिंग में गेहूं के ऊपर भी चर्चा करेंगे, है ना। क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली ये सभी लोग सोयाबीन की कटाई और इसमें कोई विशेष टॉपिक है नहीं है, लेकिन इसके बाद भी यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो उसके जवाब के उत्तर भी देंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि जैसे रबी में गेहूं की तैयारी कर रहे हैं, तो गेहूं की तैयारी में कौन कौन सी वेराइटियां मतलब रिकमेंडेड है। तो ललित है वो हमारे साथ, वो आपको बताएंगे। उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर रखेंगे, जो भी मन में प्रश्न है। जैसे अभी कई लोगों ने हैंड राइज भी किया है, तो उनके प्रश्नों के उत्तर भी अपन इस कार्यक्रम में देंगे, है ना। तो ललित वहीं से करोगे कि यहाँ? नमस्कार सभी को। अब हम गेहूं की जो उन्नत किस्में हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो अभी रबी सीजन में जैसे सोयाबीन की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और होने वाली है, उसके बाद हम गेहूं के, हमारी जो फसल रहेगी वो गेहूं की फसल रहेगी। तो उसमें जो उन्नत किस्म की वेराइटीज है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी क्या है कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण क्या है कि जो हमारा गेहूं का सीजन है वो घटता जा रहा है। जो समय पे जो एक वैरायटी को समय लेना चाहिए उससे कम समय में ही वो पक रही है, जिसके कारण उत्पादन पे भी असर हो रहा है। तो इसी विषय में हमारे जो अनुसंधान केंद्र हैं वहां से वैरायटीज रिलीज हुई है। जैसे हम देखें, पहली वैरायटी है पूसा अहिल्या HI1634। ये वैरायटी जो मौसम परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति सहनशील है, और उसका मौसम के जो परिवर्तन हो रहा है उससे उत्पादन पर कम से कम असर होता है। तो जो इसकी बुआई का समय है वो 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक है, और जो इसकी अवधि है वो 110 से 115 दिन है। साथ ही इसका उत्पादन है जो 55 से 70 क्विंटल है। तो जैसे 55 से 70 बताया, तो मिनिमम उत्पादन इतना आता है और मैक्सिमम 70 तक जाता है। पर क्या है कि ये विपरीत अवस्था में भी उसका उत्पादन ज्यादा गिरता नहीं है अन्य वैरायटियों के मुकाबले। और इसके अन्य गुण देखें हम, तो जो काला भूरा रतवा होता है उसके प्रति सहनशील होती है। साथ ही करनाल बंट है उसके प्रति भी सहनशील होती है।
और जो चपाती के लिए उपयुक्त वैरायटी होती है। उसके बाद अगली वैरायटी पे आते हैं हम, HI 1636, जिसका बुआई का समय है 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर, और जो इसकी अवधि है वो 115 से 120 दिन है, और इसका उत्पादन क्षमता है 55 से 60 क्विंटल। यह भी रोग प्रतिरोधक किस्म है, और इसमें 3 से 4 सिंचाई में एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है किसानों को। उसके बाद है पूर्णा वैरायटी HI 1544, इसका बुआई का समय है 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर। सभी को स्लाइड्स विजिबल है? जी दिख रही है स्लाइड्स। जी दिख रही है। अगली वैरायटी है पूर्णा, जिसका HI 1544, जिसका बुआई का समय है 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, और इसकी अवधि है 110 से 115 दिन, और इसके उत्पादन क्षमता है 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और रोटी के लिए उपयुक्त वैरायटी है ये, और कम पानी में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता है इसमें। अगली वैरायटी पे आते हैं, वो है पूसा मंगल HI 8713, जिसकी बुआई का समय है 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, और जो इसकी अवधि है वो कुछ ज्यादा है, 130 से 140 दिन की है, और इसकी उत्पादन क्षमता भी उसके साथ ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा वैरायटी अगर लंबा टाइम लेती है तो उतना उत्पादन ज्यादा देती है। तो जैसे 65 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन क्षमता है, और यह वैरायटी भी रोग प्रतिरोधी किस्म है, और जो जो किसान हल्की भूमि में खेती करना चाहते हैं गेहूं की, उसके लिए यह बहुत उपयुक्त वैरायटी है पूसा मंगल। अगली वैरायटी है करण वैष्णवी, जिसको हम DBW 303 के नाम से जानते हैं। यह वैरायटी का बुआई का समय है 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, और इसकी अवधि है 130 से 150 दिन तक, और जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो 65 से लगाकर 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। साथ में ये जो काला और पीला रतवा होता है उसके प्रति सहनशील वैरायटी है। जो लास्ट वैरायटी है वह है करण वंदना DBW 187, इसकी बुआई का समय है 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, और इसकी अवधि है 115 से 125 दिन। साथ ही इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 60 से 70 क्विंटल है प्रति हेक्टेयर, और यह वैरायटी भी रोटी के लिए उपयुक्त है, और अधिक इसमें आयरन की मात्रा अधिक है। तो यही सब वैरायटी हुई हमारी गेहूं की। तो मेरा यह आपसे अनुरोध है कि आप उन्नत किस्म की बीज की वैरायटी लगाएं, क्योंकि जो नई नई वैरायटीज होती है उनमें पिछली जो वैरायटीज होती है उनमें 10% ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता होती है, और वह जो हमारा जलवायु परिवर्तन है उसके उसमें एक किसान को एक लाभ लाभ की खेती करवाती है। थैंक यू हेलो जी सर। जी नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर हम अभी ये बोल रहे थे। जी हेलो हाँ जी बताइए। कि जैसे किसी किसान को मतलब ज्यादा जमीन के लिए चाहिए या करंट वैष्णवी, तो आप उपलब्ध हो जाए। हेलो, हेलो आपकी आवाज कट रही है। सर हम ये बोल रहे थे जी कि किसी किसान को जैसे 10 एकड़ में करण वैष्णवी बोना है DBW 303, जी जी। तो अपने सेंटर पे उपलब्ध हो जाएगी सर? जी FPO के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा देंगे। जी जी कौन जी से जिले से बोल रहे हैं आप? सर हम बड़खेड़ा खरेट में जो अपना निकोरोजिन संस्था है ना, जी जी उसके साइड में ही है हमारा गांव पाटन, सीहोर जिले जी से जी। सर। आपको है ना, ये हम हमारे FPO है, प्रतिष्ठा FPO है जी झागड़िया में, जी वहां से उपलब्ध करा देंगे। आप यदि कंफर्म हो आपका तो आप जी वहाँ सौरभ से संपर्क कर लीजिएगा, है ना, या बालाजी से संपर्क करिएगा तो वो करवा देंगे आपकी व्यवस्था, है ना। जी 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 जी। और किसी साथी का जो विषय है इस पर कोई प्रश्न हो तो? टीम के साथी भी पूछ सकते हैं कुछ प्रश्न यदि हो, जो फील्ड में उनको समस्या आ रही है ना, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं अपन। बाकी किसान लोगों को यदि प्रश्न। नरेंद्र जी आपका कोई प्रश्न है शायद? नरेंद्र जी प्लीज प्रश्न।
हेलो, नरेंद्र जी, आपका प्रश्न है, बताइए। नरेंद्र जी आपको माइक म्यूट है। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी जी, नयन मीना बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता था कि आपने जो वैरायटी बताई है इसमें पूसा तेजा नाम से जो HI 8759 है उसको क्यों नहीं लिया है? जी, वह वैरायटी भी काफी अच्छी है, पर जैसे नई वैरायटीज आती है तो हमारा यही किसानों को सुझाव होता है कि नई वैरायटीज को आप क्या है कि उनमें उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है और जो जलवायु परिवर्तन है उसमें उसके प्रति जी सहनशील होती है। जैसे जो शुरुआती हमारी जो वैरायटी है, जैसे आपकी अहिल्या वैरायटी थी और 1636 वैरायटी थी, वो दोनों वैरायटी जो अभी जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रति सहनशील है। पूसा तेजस तो काफी अच्छी वैरायटी है, जी जी उसको भी जी लगा सर, सकते मैंने ये हैं। तीनों वैरायटी लगाई थी पिछली बार। तो जी मेरा जी एक अनुभव मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो उषा मंगल है जी 8713, ये पूरी खेत में, उस समय मौसम चेंज हुआ था तो पूरे खेत में आड़ी गिर गई थी और मुझे बिल्कुल बारीक दाने ऐसे गेहूं के वो माचिस की सीख की तरह वो बिल्कुल बारीक दाने रह गए थे, काफी लॉस गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी थोड़ी जी हाइट जी ज्यादा होती है जिसके कारण ये इसमें लॉजिंग की समस्या आती है, गिरने की समस्या आती है, ये देखा गया है। जी 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 जी। और वहीं पे तो कुछ मेरी वो 8759 थी तो उसने अच्छा प्रदर्शन किया और वो आड़ी भी नहीं गिरी थी उस समय हवा के टाइम पे, बारिश जो हुई थी, मावट वगैरह। जी जी, उसकी हाइट छोटी होती है और उसका जो तना है वो मजबूत होता है जिसके कारण गिरने की क्षमता कम होती है उसमें। जी जी जी। राजकुमार जी बाकी आपका कोई तो प्रश्न? 1634 और ये पूसा अहिल्या बहुत अच्छी वैरायटी। जी। जी राजकुमार जी आपका कोई प्रश्न है? राजकुमार जी हेलो। जी। हेलो। हाँ रमेश जी बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्कार आवाज आ रही नमस्कार। है सर? जी पूछिए सर। आवाज। मैं कह रहा हूँ अगर पानी की अधिकता अपने पास है तो कौन सी वैरायटी गेहूं की बोना चाहिए? पानी पर्याप्त है तो जी, आपके पास अगर पानी पर्याप्त है तो आप जैसे करंट वैष्णवी और करंट वंदना जो वेराइटीज है इनकी अवधि है और इनकी उत्पादन क्षमता भी ज्यादा है, तो आप इनकी बुआई करें। जी जी। तो सर इसको उपलब्ध कहाँ से कर पाएंगे? जी, हमारे ऐप के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी ये वेराइटीज। जी जी जी। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं पूछ में कम हेलो हाँ जी, बताइए। सर, कम पानी वाली पैदावार वाली कौन सी है? जी, कम पानी वाली जो दूसरी वैरायटी है HI 1636, जिसमें 3 से 4 पानी में आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। 1636। आप इस हाँ जी, जी। ये कितने इसमें महीने की इसकी वो? जैसे देखें हम 115 से 120 दिन, तो आपके 4 महीने के करीब जा रही है वैरायटी। जी हाँ जी। जी जी। थैंक यू सर। ठीक है जी, धन्यवाद। दांगी जी, आपका प्रश्न बताइए। गौरव जी आपका प्रश्न, गौरव जी आपका प्रश्न रखें।
नरेंद्र जी, आप अपना प्रश्न रखिए। नरेंद्र जी सर, हो गया मेरा, हो गया जी। अच्छा, हो गया। जी तो थोड़ा गैप हो गया था अभी इस प्रोग्राम में, लेकिन अब हम इसको नए सिरे से, जो हमारा स्मार्ट एग्री हब बना है, एक बार पृथ्वी पीछे का भी बिल्कुल दिखाएगा। पूरा हमारा सेंटर बना हुआ है हम भोपाल के पास में, जिसमें कि हम लोग जो आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके, और साथ में जैसे कि आप लोग जो ऑडियो विजुअल तरीके से आमने सामने जैसे बात करते हैं, वैसे भी आप हम लोग हमारे विशेषज्ञों से बात कर पाएंगे। वो व्यवस्था को ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पर अभी काम स्मार्ट एग्री हब के नाम से कर रहे हैं। और एक टोल फ्री नंबर भी रहेगा, जिसमें कि आप जो हमारे कार्यक्रम से जो जुड़ेंगे, जो हमारे प्रीमियम और रेगुलर मेंबर्स बन रहे हैं, उनको भी हम सुविधा यहाँ पर मतलब डोर स्टेप सर्विसेज उपलब्ध कराएंगे। तो ये इस तरह का कार्यक्रम अभी ये काफी गैप के बाद हुआ है, तो हमारा एक जो लिंक था वो टूट गया था, लेकिन अब फिर से हम इसको जोड़ेंगे। तो हर फ्राइडे 3 से 4:30 बजे वीकली स्मार्ट कृषि साप्ताहिक आपके पास होगी, है ना। अभी भी किसी के मन में आज के विषय को लेकर कोई प्रश्न रह गया हो, सोयाबीन की हार्वेस्टिंग, कटाई से लेके गहाई और उसको स्टोरेज करने के संबंध में, तो वो एक प्रश्न रख सकते हैं। ये सप्ताह में बारिश है, इसके बाद बारिश धीरे धीरे कम होते हुए खत्म हो जाएगी, पर ये आज फ्राइडे और सैटरडे को अच्छी बारिश बता रहा है। तो ये जहाँ पर जल निकास की व्यवस्था नहीं है, वो प्रॉपर जल निकास की व्यवस्था करके रखे, है ना। ये मेरे तरफ से कुछ बातें थी। जी, किसी का कोई प्रश्न है क्या? हमारी टीम से जुड़े हुए यदि कोई सदस्य अपना अनुभव या जो अभी फील्ड में जो गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहें, तो वो भी, क्योंकि ये एक्चुअली एक्सपीरियंस शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है कि हम एटलीस्ट सप्ताह में एक दिन जो भी हमारे फील्ड में अच्छी या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या जो भी कोई अच्छी कोई फायदा हो रहा है किसानों को, यदि हम वो शेयर करते हैं तो वो लार्जर ग्रुप तक पहुंचे। इसको करने का ये एकमात्र उद्देश्य है। वो चीज किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार। जो हमारी चर्चा चल रही है कि गेहूं के उन्नत बीज हम कौन कौन सी वेराइटीज लगा सकते हैं, तो एक सिंपल सा, एक बहुत साधारण सी एक मन के अंदर वो होना चाहिए कि आजकल जो डबल डॉर्फ वेराइटीज आ रही हैं, जो छोटे कद की वेराइटीज आती हैं, वो अधिक पानी के लिए होती हैं। आप 4 से 5 पानी दे सकते हो उसमें, वो गिरेगी नहीं, है ना। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात यह है कि गेहूं बोने के पहले आजकल एक नया ट्रेंड चालू हो गया है कि जो पहले जो आग होती है जो जमीन की, उसी समय किसान आजकल गेहूं बोने लगे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि मैं 2 या 3 साल से देख रहा हूं कि जड़ माहू की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और इस समय अपन पहले बोला करते थे ना कि ये करे दिन जो आते हैं, जो पुरखों वाले जो दिन आते हैं, उसमें जमीन को थोड़ा तपने देना चाहिए। यदि जमीन तपेगी नहीं ना, तो उसके कारण क्या होता है, जड़ माहू की एक समस्या आना चालू हो गई है, और नीचे से जड़ सड़न भी एक बहुत बड़ी समस्या आने लगी है। आज से 3 साल पहले तक मैंने 3 साल पहले तक ये नहीं देखा था कि गेहूं जैसी फसल के लिए कोई भी कीटनाशक दवाई डालना जरूरी होती थी। बहुत मजबूत फसल होती है, और उसमें भी यदि कीड़ा आने लगा है, इसका मतलब है कि जमीन को हमको बहुत अच्छे से, यदि जमीन की यदि मृदा परीक्षण करवा लें तो बहुत अच्छा होगा। साथ में बीजोपचार की जहां तक बात करूं, तो बीजोपचार में कंडवा रोकने के लिए स्मट जिसको बोलते हैं ना, जो अपन गेहूं का जो नक्का होता है, उसके ऊपर नोक जो होती है, उसके ऊपर जो काले कलर का दाग होता है,
उसको देख लें। और इसके अलावा रेक्सिल, जो टेबुकोनाजोल करके एक रेक्सिल करके बायर की दवाई आती है, वो 100 ग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से उसका बीजोपचार अवश्य करें। यदि आपको जैविक से उपचार करना है तो रेक्सिल, रासायनिक से उपचार करना है तो रेक्सिल बहुत अच्छी दवा है। और यदि जैविक से आपको उपचार करना है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी 250 ग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से आप उसका उपयोग करें, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है, पहले किसान बोला करते थे कि भैया अब कपड़े का तेल जमने लगा है तो अपन फसल बोए गेहूं की, तो वो सबसे अच्छा समय होता है और उस समय को बहुत ध्यान देना चाहिए। ज्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए कि हम बहुत जल्दी से एकदम खेत खाली हुआ और खेत को हमने समय भी नहीं दिया, बतर भी उसकी ठीक से हमने उसको बतर भी नहीं आने दी और उसको बो दिया। ये यदि हम ऐसा करते हैं तो इसके कारण क्या होगा कि जड़ माहू का प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा होने लगेगा। हम थायामेथाक्साम एक उपाय हो सकता है 1 या 2 बार रोकने के लिए, हर बार हम थायामेथाक्साम 30 FS का उपयोग नहीं कर सकते। आजकल तो सोयाबीन में भी लगाने लगे हैं, गेहूं में भी थायामेथाक्साम का उपयोग करने लगे हैं। यदि आप देखते हैं तो थायामेथाक्साम 3 साल तक जमीन में से आपका नष्ट नहीं होता है। इसलिए कम से कम चीजों का उपयोग करें, दवाइयों का उपयोग करें जिससे जमीन खराब नहीं हो। बचाने के लिए जमीन को गर्म होने दीजिए ठीक से। जिस दिन खोपड़े का तेल जमने लगे, जो पुराने पुरखे हमारे बोल गए कि खोपड़े का तेल जमने लगे, उस दिन आप बोने की तैयारी करें। बिल्कुल जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मेरा सजेशन रहेगा, आपसे अनुरोध रहेगा किसानों से। धन्यवाद।